तो आज हम लोग अब तक जितनी चीज़ पढ़े हुए हैं उसके कुछ कुछ पोर्शंस देखेंगे एंड वी वुड सी कि चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, और एक दो कुछ मुश्किल सवाल भी हम देखेंगे, है ना। फिर उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। और जो भी मुश्किल सवाल हम देखते हैं उसमें हमें बस थॉट्स देखना है कि क्या थॉट लगा है, और उस थॉट को अपनी जगह रजिस्टर करना है कि अच्छा इस तरीके से भी सोचा जाता है। वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इन्हांस करती है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने एक पैटर्न की बात की थी। वो क्या थी? कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉट 2 थीटा। और इसी आइडिया पे मैंने आपको कुछ सवाल दिखाए थे जो जेई में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। जैसे अगर आपको कोई देता है ये सवाल, टैन थीटा प्लस 2 टैन 2 थीटा प्लस 4 टैन 4 थीटा। चलो अभी पहले 3 टर्म्स में देखते हैं, है ना, फिर हम पैटर्न ब्रेक करेंगे। अगर आपको ये सवाल दिया जाता है, सो आप इस आइडिया पे ध्यान देते हो कि कॉट थीटा और टैन थीटा की जो डिफरेंस है वो 2 कॉट 2 थीटा होती है। 2 कॉट 2 थीटा होती है। और जब आप इस पैटर्न को देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है कि अच्छा 2 टैन 2 थीटा है और 4 टैन 4 थीटा है। तो ये आपको मजबूर कर रहा है इसके बारे में सोचने के लिए। और जब आप इसको बहुत गौर से देखते हो तो आपके दिमाग में एक चीज आती है कि अच्छा मैं इसे कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा यहां पे आगे लिख सकता हूं, एंड देन अ चेन विल स्टार्ट, राइट। तो आप इस आइडिया को लेके बढ़ते हो और आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, कॉट थीटा माइनस, फिर आप ब्रैकेट खोलते हो और लिखते हो कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, और बाकी चीजों को एज इट इज छोड़ देते हो, विच इज 2 टैन 2 थीटा और 4 टैन 4 थीटा। ठीक है। जस्ट अ लिटिल ट्विकिंग ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग कॉट थीटा विल क्रिएट दैट चेन। आप इसको क्या लिखोगे? जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ब्रैकेट को, तो आप लिखोगे कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। फिर से आप -2 कॉमन ले लोगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कॉट 2 थीटा माइनस टैन 2 थीटा, और लास्ट टर्म एज इट इज छोड़ दोगे, राइट, है ना। और फिर क्या करोगे? इसे सॉल्व करोगे। ये क्या होता है? 2 कॉट 4 थीटा। तो आप देखोगे अच्छा ये बन गया कॉट थीटा माइनस 4 कॉट 4 थीटा। क्या बन गया? तो आप -4 फिर से कॉमन लोगे और अंदर क्या ले आओगे? कॉट 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? कॉट थीटा माइनस 4 बाहर है, कॉट 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा क्या बन जाएगा? 2 कॉट 8 थीटा। सो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको ध्यान देना है कि कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको। ये चेन एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। कैसे? आप देख रहे हो टैन थीटा बन जा रहा है। अगर मैं टैन थीटा को सिर्फ सॉर्ट आउट कर रहा हूं तो बन जा रहा है कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा। और अगर मैं 2 टर्म ले रहा हूं तो आंसर बन जा रहा है कॉट थीटा माइनस 4 कॉट 4 थीटा। और जब मैं 3 टर्म्स ले रहा हूं तो आंसर क्या बन जा रहा है? कॉट थीटा माइनस। तो आप इसको इंड्यूस कर सकते हो इस बात को कि अगर ये कहानी 8 टैन 8 थीटा पे होती तो आप फाइनल आंसर क्या लिखते? कॉट थीटा माइनस 16 थीटा। ठीक है। और ये कहानी अगर nth टर्म तक जाती, कितने तक था? तो पहले क्वेश्चन होता कि nth टर्म क्या होगा। तो आप देख सकते हो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो क्या होगा? और आप देखोगे 2 थीटा थीटा 2 थीटा 4 थीटा 8 थीटा, मतलब so the final answer would have been cot theta
है ना? तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब भी आपको इस तरीके की सीरीज दिखे, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस। ठीक है? तो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट बात यही की थी, और आई होप अब दोबारा जब आप देख रहे होगे तो समझ बन रही होगी। ठीक है? कोई सवाल? ठीक है, चलो एक सवाल देते हैं। अब मैं मिसलेनियस सवाल सब दूंगा। आई वुड जस्ट नोटिस कि तुम्हें पुराने रिजल्ट्स याद है कि नहीं। ठीक है? जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन देता हूं, इफ tan थीटा इक्वल्स टू b बाई ए, क्या लिखा हुआ है? tan थीटा इक्वल्स टू b बाई ए, देन a cos 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा क्या होगा? ठीक है? अगर इस तरीके के सवाल हो तो थॉट्स क्या आने चाहिए, ये पहले बताओ मुझे। अगर आपको tan थीटा पता है, अगर आपको tan थीटा पता है और आपको क्या निकालने को दिया गया? cos 2 थीटा और sin 2 थीटा, तो क्या दिमाग में आएगा? उससे फिर क्या होगा? तन्वी, क्या आना चाहिए दिमाग में? अगर tan थीटा दिया हुआ है और एक्सप्रेशन में cos 2 थीटा और sin 2 थीटा है, तो क्या दिमाग में आना चाहिए? इज देयर एनी कनेक्शन? Is there any connection between tan theta and cos 2 theta? Do you know any connection? What is that? Cos 2 theta is? Cos 2 theta is 1 minus, याद आ रहा है ना? रिवीजन नहीं हो रही है, रिवीजन हो रही होती तो याद आ जाता। ठीक है? और sin 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, तो मुझे क्या करना होगा? आई जस्ट नीड टू पुट दिस हेयर एंड दिस हेयर एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन, देन स्टार्ट। अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिस सेशन में हमने ये सवाल किया था, है ना? तो मैं क्या कर सकता हूं? a इंटू 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस, है ना? जो ग्रुप ऑफ बच्चे विंडो साइड बैठे थे उनसे मैंने ये डिस्कस किया था ये सवाल, है ना? इफ यू गाइज रिमेंबर, तो आप लोग को याद रखना चाहिए ये सारी चीजें। अब tan थीटा की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा? a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, राइट? और ये बन जाएगा b इंटू 2b बाई ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई, ठीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? अगर आप गौर से देखो तो अच्छी बात है कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा a, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट और रॉन्ग? इसका भी ए स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर एक दूसरे को कट कर देगा, प्लस b बाहर रखोगे तो ये बन जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस, ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? सबको समझ में आई? वो 2ab कैसे आया? क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है, यहां पे a है, तो इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, डिनोमिनेटर। तो मैं इस पूरी कहानी में, आप देख रहे हो a दोनों के पास है, a यहां पे भी a है और यहां पे भी a है, तो मैं a बाहर निकाल दूंगा, a बाहर निकाल दूंगा। पहला फ्रैक्शन क्या होगा मेरा? डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आई विल राइट कॉमन डिनोमिनेटर,
इसका न्यूमरेटर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा, 2b स्क्वायर। क्या आएगा, अब आप देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया है, क्योंकि 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये बन जाएगा, और आंसर क्या आएगा, ए। और आपको मैंने कहा था कि जो बच्चों को ये सब चीज़ें याद रहेगी, जैसे बिट सैट इस सब टाइप के एग्जाम में ऐसे सवाल डायरेक्टली आते हैं, तो जो बच्चा इस लेवल की प्रैक्टिस कर रखा है तो वो इतना कैलकुलेशन भी नहीं करेगा अगर वो अपने मेमोरी को लेके सॉलिड है। और लेट से मेमोरी को लेके सॉलिड नहीं है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बात को बताने के लिए कि आंसर ए है। ठीक है, क्लियर? सो द कनेक्शन यू नीड टू नो इज, है ना? तो जब अब तुम सवाल बहुत ज़्यादा करते हो ना, तो उसी मेथड में आपके सारे रिजल्ट्स भी याद हो जाते हैं। तो आपको रिजल्ट्स अलग से बैठ के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज एक्सपोज योर सेल्फ टू क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखो और मेमोरी है कि नहीं। क्या होगा इसका आंसर? क्या क्लिक कर रहा है? व्हाट इज क्लिकिंग? जैसे ही आपको 1 प्लस tan की प्रोडक्ट्स दिख रही है तो कुछ दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है दिमाग में? कोई रिजल्ट याद है? क्या रिजल्ट था? अगर 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B 2 होता है इफ A प्लस बी इक्वल्स टू, याद आया नहीं याद आया? इसका प्रूफ तो याद होगा सबको। आपको पता है tan A प्लस बी क्या होता है? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। अगर 45 डिग्री यहां रख दो तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस tan A tan B इक्वल्स टू tan A प्लस tan B। अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan A प्लस tan B प्लस tan A। और मैंने आपको बताया था बेसिक मैथ्स की क्लास में कि किस एक्सप्रेशन को पहचानना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अगर दिया हुआ है तो यू जस्ट नीड एड 1 एंड इट विल बिकम राइट और रॉन्ग। तो आई विल जस्ट ऐड 1 एंड 1, तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इक्वल्स टू 2। ये बात समझ में आ रही है? नाउ व्हेन आई लुक एट दिस प्रॉब्लम मुझे फीलिंग वही आई। तो अब मुझे कहानी क्या करनी है, यहां पे 1 प्लस tan 44 डिग्री लिखना होगा। तो मुझे पता चल गया tan 1 और tan 44 डिग्री को एक साथ पेयर किया जा सकता है। 2 को किसके साथ करा सकता है? 43, 3 को 42, और बीच में आ जाते हैं तो 22 को 23। तो कितने पेयर्स बने बीच में? 22 पेयर्स। तो यहां तक 22 पेयर्स हैं, तो हर पेयर क्या प्रोडक्ट दे रहा है? 2। तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? 2 की पावर 22 इनटू ये एक्स्ट्रा है। व्हाट इज 1 प्लस tan 45? 2। सो द आंसर वुड बी 2 की पावर 23। ठीक है, सिंपल सवाल। आप लोग भूल जाते हो बेसिक बात, ये बात पता चल रही है? सो द आइडिया इज, मैं ये क्लास इसलिए रख रहा हूं टू गिव यू अ लिटिल शॉकर कि आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हो। सो यू नीड टू रियली पुल योर सेल्फ अप कि अब हम लोग एक अलग बैटलफील्ड में जाने वाले हैं जहाँ पे इस तरीके की एक्सक्यूजेस नहीं काम करेगी कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। यू नीड टू गेट बैक टू योर बैटलफील्ड कि भैया फाइट मारना है रोज, है ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? तुम देखो ना टाइम में कितना पावर होता है।
मैं तुम्हारे सामने ट्रिग्नोमेट्री का 15वां क्लास ले रहा हूँ, तो मतलब मैं तुम्हारे सामने 15 या 16वां क्लास, तो मैं तुम्हारे सामने करीब 20-22 घंटे खड़ा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे सामने 20-22 घंटे खड़े होके कम से कम 250 क्वेश्चंस करा दिया हूँ। प्रैक्टिस सेशन सब छोड़ो, तो सोच रहे हो इट्स किसकी वजह से मैं करा पाया हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ 1.5 घंटे। राइट? तुम्हें भी खड़े होना है, घर पे जाके बैठना है, खड़े भी नहीं होना है, बैठना है ना, 2-2 घंटे। और बीच में क्या कहते हैं, मैं क्लास कब ले रहा हूँ? हफ्ते में 3 या दिन या 4 दिन क्लास ले रहा हूँ, तो मैं हफ्ते में 7 दिन है। ठीक है? सो यू नीड टू रियली थिंक कि वेयर यू हैव टू पुट योर एनर्जी, क्योंकि अब तुम एडल्ट हो रहे हो। एडल्ट होने का मतलब क्या है? यू शुड नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी है। कल इन्वेस्टमेंट बैंकर बनोगे, फाइनेंस वर्ल्ड में जाओगे, तो कहीं पे भी पैसे लगा दोगे क्या? यू नीड टू नो ना कि कौन से एसेट कहाँ पे डालना है। अगर यही नहीं पता है तो फिर क्यों तुम्हें कोई इतने बड़े रिसोर्सेज को मैनेज करने को देगा? राइट? या तुम्हें अपना ही रिसोर्सेज अगर मैनेज करना होगा तो कैसे करोगे? सो यू नीड टू रियली थिंक कि कहाँ पे टाइम देना है, कहाँ पे टाइम नहीं देना है। जैसे इंग्लिश का टेस्ट है, हिंदी का टेस्ट है, इन सब में टाइम देना है तो दो, ठीक है? मैथ्स पे मत देना। ठीक, आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी इंग्लिश के टेस्ट नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन सबका टाइम अकॉर्डिंगली देना चाहिए, कौन कितना टाइम खोज रहा है। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ tan alpha by 2 tan beta by 2, if tan alpha by 2 and tan beta by 2 are roots of 8x square minus 26x plus 15, then cos alpha plus beta equals to A, B, C, D. जिस दिन घर पे नहीं पढ़ना है ना, उस दिन लेक्चर भी मिस कर दो, क्योंकि लेक्चर अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो तो लेक्चर भी मिस कर सकते हो, है ना? ऐसा लगेगा कि नहीं आज रात को मैं नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि इंग्लिश का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है, तो उस दिन आओ ही मत। तो मैं टाइम दे रहा हूँ तैयारी करने का, है ना? ठीक है कुशाग्र? जिस दिन एग्जाम रहे ना और रात को तुमको क्लियर हो कि आज मैथ्स नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उस दिन मैथ्स की क्लास मिस कर दो, क्योंकि फायदा ही नहीं है क्लास अटेंड करने का अगर घर पे जाके नहीं करोगे तो। बैंक कोई फायदा है? 1.5 घंटे में कुछ नहीं मिलेगा अगर घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो तो। अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। चलो सॉल्व करते हैं। कुछ क्लिक कर रहा है? क्या क्या चीजें क्लिक कर रही है? आपको कुछ क्लिक कर रहा है इस क्वेश्चन में? tan अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2 छोड़ दो, क्या ये चीज क्लिक कर रहा है? क्लास 10 में पढ़ा था ना, क्या होता है? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। एंड व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? सी बाई ए। तो आप एटलीस्ट ये बता सकती हो कि tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इज 26/8 और tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 15/8। ये तो बेसिक बात है, तो ये तो क्लास 10 का बच्चा भी ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि सर इसका मतलब है tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 26/8 विच इज 13 और वही रहने दो, 26/8 ही रहने दो। और सर tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इक्वल्स टू 15/8, है ना? ये तो क्लास 10 का बच्चा भी एक्सट्रैक्ट कर लेगा विएटा फॉर्मूला से, सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ओके, अब आती है क्लास 11 की बात कि ये क्या है सर?
कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ रहे होंगे। एक आइडिया आ रहा होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो उसमें बहुत हालत खराब होने वाली है ना। कि क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, tan बीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर फाइंड आउट, फिर अचानक से क्वाड्रेंट वाले लफड़े में ही पड़ जाओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में हमें नहीं पता। मल्टीपल आंसर्स होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो मेथड फ्लॉप मेथड है, ये तो पता चल चुका होगा। सो वी शुड नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन। लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कुछ कह रहा है मुझे। क्या कह रहा है? सर मैं cos 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में लिखना जानता हूं। क्या करना जानता हूं? तो सर मैं cos अल्फा प्लस बीटा को 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकता हूं, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकता हूं। सही बात है गलत बात है? ये जैसे क्लिक हो जाएगा आपको पता चल जाएगा आगे क्या करना है। क्या करना है? मुझे यहां पे कुछ वैल्यू पुट करनी है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मुझे tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए। और आपके दिमाग में क्या आएगा? चलो ये कर देते हैं। क्या होता है? tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan। अब तो आ गया। क्या होता है? डाल दो। सम क्या है? 26/8। क्या है? 26 बाई अपॉन 1 माइनस 15/8। 1 माइनस, तो बताओ क्या होगा आंसर? करो, कैलकुलेशन आता है ना। -26/7, यही है क्या? -26/7। लेकिन क्या हमने निकाला है? tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अभी कनिष्क की आंखें देख रहा था मैं, वो -26/7 यहां खोज रहा था। वो भूल गया कि भैया यहां डालना होगा। अगर गलती से ऑप्शन ए -26/7 लिखा होता तो कनिष्क से वो गलती हो जाती। और ये होता है, इस तरीके से ऑप्शन सजाए जाते हैं कि जो पहला आंसर आएगा, है ना। जैसे क्या होता है, कभी कभी आंसर निकालना था 20 माइनस एक्स, हमने जैसे ही x सॉल्व किया, ऑप्शन देखा, x लिखा था 6, मैंने ऑप्शन क्लिक कर दिया, बट b पे ध्यान नहीं दिया। ऑप्शन b था 14। करेक्ट आंसर क्या होता? 14। बट मैं एक्साइटमेंट में, क्योंकि बहुत मेहनत करके x इजिकल टू 6 निकाला था और सामने आंसर दिख गया था, तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करें? इसको यहां डालते हैं। सो 1 माइनस 676 बाई 49 अपॉन 1 प्लस 676 बाई 49। कोई जादू तो नहीं किया मैंने? 26 का स्क्वायर जानते हो ना, 676, और 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ पे ऊपर जाके बनेगा -6, 49 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है? 27। -627 बाई 725 है क्या ये ऑप्शन? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एज ए इंस्पिरेशन लो। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर घर पे पढ़ाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो डोंट कम फॉर द क्लास। ठीक है, अब अगली बार पूछूंगा क्यों नहीं आया था सर, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा नहीं जाता हूँ, और क्या टाइम वेस्ट करना है। √3 कोसेक 20 डिग्री
माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये कभी IIT जेई में आया था बहुत पहले। कैसे करेंगे? कई सालों पहले आया था, प्राचीन काल में। हाँ, सबसे पहले क्या थॉट आ रहा है? पहले तो साइन कॉस में आ जाते हैं ना, सबसे पहले तो यही आ रहा होगा, साइन कॉस में आ जाते हैं। तो क्या करें? √3 अपॉन -1 अपॉन cos 20 डिग्री। अब क्या करें? एलसीएम क्रॉस, साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। ठीक लिखा? हाँ, अब क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई। क्यों करें 2 से मल्टीप्लाई? अच्छा स्टेप है, क्योंकि यहां पे मुझे दिख रहा है साइन कॉस, तो इसे मैं साइन 40 बना सकता हूं। तो मैं यहां 2 लिखूंगा और यहां 2 लिखूंगा, तो नीचे आ गया 2 अपॉन साइन 40 डिग्री इंटू √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। दिख रहा है सबको ये? अब गौर से देखो, कॉस के साथ कुछ है और साइन के साथ कुछ है, एक है। तो कुछ ये फीलिंग सी आ रही है क्या कि इसको मैं साइन कॉस, कॉस साइन के फॉर्म में कुछ बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक एप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए, और √3 को तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकता। तो जब भी आपको ये एक्सप्रेशन दिखे, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, क्या दिखे? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। तो cos थीटा साइन थीटा दिख रहा है एंगल, लेकिन साथ में दो कोफिशिएंट्स भी दिख रहे हैं, a और b। तो मैं इन दोनों की मदद से एक राइट ट्रायंगल इमेजिन करूंगा। ठीक है, इसे मैं कहूंगा a, इसे मैं कहूंगा b, और इस एंगल को कहूंगा अल्फा। क्या कहूंगा? अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा? तो यहां पे मैं √a² प्लस b² लिख सकता हूं। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? और बाहर मैं √a² प्लस b² लिख सकता हूं। बताओ मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये a तो कोई इंटीजर हो सकता है, और a अगर कोई इंटीजर है तो क्या मैं उसे साइन कॉस अल्फा बता सकता हूं? नहीं, इट हैज टू बी लेस देन 1। तो मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एज साइन अल्फा कॉस अल्फा, मैंने a और b का राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और कहा ये तो हो सकता है, वॉट एवर दैट वैल्यू इज। बट वो अल्फा कांस्टेंट होगा क्योंकि a और b कांस्टेंट है, राइट और रॉन्ग? तो मैं इस पार्ट को क्या कह सकता हूं? साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। बाहर एक नंबर है √a² प्लस b², राइट और रॉन्ग? है ना? ये क्या बन गया? साइन अल्फा प्लस थीटा। क्या बन गया? तो जो लीनियर टर्म था उसको मैंने एक सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दिया, राइट और रॉन्ग? अच्छा, यहां पे माइनस होता तो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं, बस साइन अल्फा माइनस थीटा बन जाता, साइन अल्फा माइनस। तो कुछ यहां पे सोच पा रहे हो क्या? √3 और 1 है, तो क्या करना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। ओके, तो इसे √3 कह देते हैं, इसे 1 कह लेते हैं, इसे कह लेते हैं अल्फा। तो ये क्या बनेगा? 2। अच्छा, तो सर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मैंने 2 से अब देखो क्या बन गया? √3/2 cos 20 डिग्री माइनस हाफ साइन 20 डिग्री। √3/2 को पहचानते हो? क्या होता है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 cos 20 माइनस cos 60, तो क्या बन गया?
समझ में आया? तो यहां पे जो लर्निंग थी वो थी a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा। जब भी आपको a cos थीटा प्लस माइनस b साइन थीटा दिखे, सो यू नीड टू थिंक ऑफ दिस अप्रोच की डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? समझ में आया? अभी मैं इस आइडिया पे बात करूंगा, जब मैं ग्राफ और रेंज में जाऊंगा तो इस आइडिया पे बात करूंगा। और जब मैं ग्राफ स्टार्ट करूंगा तो एक क्विक रिवीजन अपने आप हो जाएगा जो अब तक हम पढ़े हैं एंगल्स वैंगल्स को लेके। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक, कंपाउंड एंगल के लिए बच्चे लोग आप लोग अलग से आपको कराया जाएगा और वीडियोस की भी दे दी जाएगी। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर? नेक्स्ट क्लास से यू विल बी इन सिंक, यू विल हैव नो इश्यू। नेक्स्ट क्लास से एक एक चीज समझ में आएगी। हाँ, समझ में आ गई है? ओके, यहां पे एक नंबर लिखा है, यहां पे एक नंबर लिखा है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 से भी बड़ा हो सकता है, 1 से भी छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी को तो साइन अल्फा कॉस अल्फा नहीं कर सकता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा शुड बी बिटवीन -1 से 1, राइट और रॉन्ग? तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इन ए एंड बी, मैं इसको रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन कर दिया उन दोनों लेंथ का। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो कांस्टेंट एंगल होगा। तो मैंने इसे साइन अल्फा लिख दिया, इसे कॉस अल्फा लिख दिया, इस पूरी कहानी को साइन अल्फा प्लस थीटा कर दिया। बस वही क्या है। और नहीं भी समझ में आया तो ये पहली बार ये आइडिया से एक्सपोज हुए हो, जब मैं रेंज करा रहा हूँगा तो आपको बहुत आराम से इस बात को समझ में आएगा। किताबों में सीधे लिखा रहता है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट ए स्क्वायर प्लस, और हमने आज लॉजिक सीखा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। इट्स अ मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। ठीक है, मैथ्स में बहुत सारी चीजें तुम्हें मैनिपुलेट करनी आनी चाहिए। आगे बढ़े, तो एक समय जेई में ये सवाल आया था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन तुम्हारी मेमोरी को टच करते हुए। cos a इज इक्वल टू 3/4, कॉस की वैल्यू क्या दे रखी है? 3/4, और आपसे पूछा जा रहा है 32 साइन a/2 साइन 5a/2 की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ रिजल्ट लगेगा। बताओ क्या करना है? सबसे पहले इसे खेलना होगा। हम कौन सी रिजल्ट जानते हैं? 2 साइन साइन, या रादर आई वुड से -2 साइन साइन। तो मैं इस पूरी कहानी को लिख दूंगा -16 इंटू -2 साइन साइन को क्या लिखते हैं? कॉस माइनस कॉस, क्या लिखते हैं? सो कॉस माइनस कॉस, ये क्या होता है? a प्लस बी, दोनों को ऐड करो, 3a, 3a सीधे ऐड होगा, a प्लस बी हो जाता है। डीफैक्टराइजेशन में a प्लस बी, फैक्टराइजेशन में c प्लस डी बाई 2, याद है ना ये? और यहां क्या होगा? a माइनस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा? -2a, जिसे मैं 2a भी लिख सकता हूं क्योंकि कॉस को नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो, -16 बाहर रहने दो, cos 3a कौन सी बस है? 43, तो क्या हो जाएगा? -3 cos a, और cos 2a कौन सी बस है? 2 cos स्क्वायर a -1। क्या मुझे अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कर दोगे? आ जाएगा आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड? तो डिफैक्टराइजेशन भी दिमाग में होनी चाहिए, है ना? आज मैं इस तरीके से कर रहा हूं ताकि तुम लोग की मेमोरी जॉग करा दो। ठीक है, ओके, क्योंकि फिर दोबारा हमें रिवाइज करने का मिलेगा नहीं मौका। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ, क्या पैटर्न दिख रहा है?
cos 2 पाई बाई 15, cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15, क्या दिख रहा है? एंगल डबल होता जा रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है सर, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, लेकिन सर ये cos 8 थीटा नहीं है, ये cos 14 पाई बाई 15 है। यहां पे पैटर्न ब्रेक कर रहा है, तो क्या करें? एनी थॉट? यहां पे cos 16 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो क्या 16 लिख दूं इसको? लिख सकता हूं क्या इसको 16? क्या इसके बदले में मैं cos 16 पाई बाई 15 लिख सकता हूं? क्योंकि ये लिखा रहता तो मेरा काम आसान हो जाता, लेकिन ये लिखा हुआ नहीं है। क्या ये दोनों बराबर होते हैं? नहीं होते बराबर। गौर से देखो, ये पाई से कम है और ये पाई से कितना कम है? 1/15। वो पाई से कितना ज्यादा है? 1/15। मतलब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। अरे सर सेम ही होता है, सेम ही होता है। तो ठीक है सर, डायरेक्टली हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, डायरेक्टली ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब जब ये पैटर्न दिखता है cos थीटा, cos 2 थीटा, sin 4, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा, तो क्या आंसर आता है? रिजल्ट याद है? नहीं याद है? sin 16 थीटा अपॉन 16 sin थीटा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे होता है ये रिजल्ट? यहां पे पहले मैं 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, तो ये क्या बन जाता है? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है? sin 4 थीटा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है? sin 8 थीटा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है? sin 16 थीटा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको ये रिजल्ट दिखे, cos थीटा, cos 2 थीटा एंड कर रहा है cos 2 टू द पावर n-1 थीटा पे, तो आंसर होगा, याद है ये सब करा रखा है कंटिन्यूड प्रोडक्ट में, ये पैटर्न है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीटा क्या है मेरा? साइन थीटा क्या है? 16 इंटू थीटा क्या है? 2 पाई बाई 15 डिवाइडेड बाय 16 साइन 2 पाई बाई, तो देखो क्या आ रहा है? 32 पाई बाई 15। 32 मतलब क्या होता है? 2 प्लस 2 पाई बाई 13। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा। समझ में आया? देखो ट्रिग्नोमेट्री एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, और उसका रीजन है, और तुम 12वीं क्लास में पूछा जाएगा 11वीं में कौन सी टॉपिक सबसे मुश्किल लगी है, तो सब बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए इतना ज्यादा हम लोग हार्प कर रहे हैं, और इसको ठीक करने का कोई और तरीका नहीं है, घर पे जाके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो फाइट मारो। कौन सा पार्ट? ये कैसे हुआ? ये तू सुनने के बाद भी नहीं समझ पाया? ये तो हिंट मैं दे दूं तो भी तुझे रिवील करना है। ये क्या है? इन दोनों को जोड़, 16 और 14 को जोड़, क्या आ रहा है? 2 पाई। cos थीटा और cos 2 पाई माइनस थीटा सेम होता है कि नहीं? किसी भी तरीके, ये तो क्वेश्चन में मैं तेरे को हिंट दूंगा और चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो एग्जामिनर पकड़ लेगा कि तूने ये क्यों बताया है। जब तक मैं ना हिंट दूं तब तक तुझे नहीं सोच पा रहा है, तो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अब तो तुझे हिंट मिल गया था ना कि इस पे ध्यान देना है, राइट और रॉन्ग? जैसे ही मैं ये बोला था ये बराबर है, तुम्हें बोलना था हाँ सर बराबर होता है, हाँ सर, इस लेवल की प्रैक्टिस से आता है ये सब, ठीक है? और कोई तरीका नहीं है इसको मास्टर करने का।
तुम अगर किसी मैजिक का इंतजार कर रहे हो तो वो होगा नहीं, ठीक है? फंडामेंटल्स पे काम करो। चलो एक और सवाल कंटिन्यूड प्रोडक्ट का। साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 इंटू साइन 7 पाई बाई 14 इंटू साइन 9 पाई बाई 14 इंटू साइन 11 पाई बाई 14 इंटू साइन 13 पाई बाई 14। जब भी आपको कंटिन्यूड प्रोडक्ट दिखे या आपको सीरीज दिखे तो आपको कुछ एंगल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ना? तो इस एंगल्स पे ध्यान दे रहे हो तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये और ये अगर आप देखोगे तो लास्ट कल जो मैंने जेई एडवांस 2025 की सवाल किया था वो भी इसी बात पे ध्यान देने को कह रहा था कि एंगल्स पे ध्यान दो। तो पाई बाई 14 और 13 पाई बाई 14 सप्लीमेंट्री है। साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं क्या? ओके तो सर ये और ये सेम ही है, एट द सेम टाइम ये दोनों भी सेम है क्या? अरे सर ये भी सेम है, और ये भी सेम है, और ये बीच में कौन बैठा हुआ है? साइन 90 डिग्री, वो क्या होता है? 1। तो उससे को तो मतलब ही नहीं है हमें, ये तो अपने आप 1 है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट में 1 का कोई काम नहीं होता, वो अपने आप होता है, वो होता भी और नहीं भी होता है ना? तो पूरी कहानी को मैंने ब्रेक कर दिया। साइन पाई बाई 14 इंटू साइन 3 पाई बाई 14 इंटू साइन 5 पाई बाई 14 का स्क्वायर। सही बात है? मैंने 7 टर्म को 3 टर्म में ले आया, 7 टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उसको 3 में ले आया। लेकिन सर कॉस होता और एंगल डबल हो रहा होता तो फॉर्मूला था। साइन के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन के लिए तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, और एंगल के बीच भी कोई रिश्ता दिख नहीं रहा है। तो हमें कॉस को बुलाना पड़ेगा। किसको बुलाना होगा? कॉस को। कैसे बुलाऊं उस कॉस को? साइन और कॉस के बीच में क्या रिश्ता है? 10th क्लास में पढ़ाया जाता है ना? 90 डिग्री का रिश्ता है। तो साइन पाई बाई 14 के बदले मैं कॉस 6 पाई बाई 14 लिख दूं? कॉस 6 पाई बाई 14 लिख दूं? क्या लिख दूं? कॉस 6 पाई बाई 14। क्या लिख दिया? इसको क्या लिखो? कॉस 4 पाई बाई 14। और इसे क्या लिख दो? कॉस 2 पाई बाई। ये बात कितने लोग नहीं समझ पाए? ये बात तो आप भी समझ गए होंगे, छोटी सी बात है। अच्छा आप लोग को पाई नहीं पता है ना? ओके ग्रेट, ठीक है। कॉस 6 पाई बाई 14, कॉस 4 पाई बाई 14 और कॉस 2 पाई बाई 14, ठीक है। कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? सर ये हो गया कॉस पाई बाई 7। क्या हो गया? ये हो गया सर कॉस 2 पाई बाई 7। और सर ये कॉस 3 पाई बाई 7 है। सर फिर से गड़बड़ हो गया। अगर ये सर 4 पाई बाई 7 होता तो काम बन जाता। ये कॉस, तो गौर से देखो है क्या है? ये 3 पाई बाई 7 बस आपकी आंख की धोखा है। एक्चुअली में क्या है वो? माइनस कॉस 4 पाई बाई 7। और माइनस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता क्यों नहीं है? स्क्वायर हो रहा है सर। तो फिर भी लेकिन हम अपनी हैबिट को खराब नहीं करेंगे और माइनस को माइनस लिखेंगे। अब आ गया क्या कंटिन्यूड प्रोडक्ट? अब कंटिन्यूड प्रोडक्ट आ गया क्या? कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन 8 थीटा। 8 थीटा का मतलब है साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 2 की पावर 3 साइन पाई बाई 7। यहां पे माइनस है का स्क्वायर। अच्छा सर ये पाई प्लस पाई बाई 7 है। व्हाट इज साइन पाई प्लस पाई बाई 7? माइनस साइन पाई बाई 7। तो ये सर ये पूरा को कट अप करके, अगर मान लो कोई बच्चा इस माइनस को मिस करता, एक गलती, और फिर उस माइनस को मिस करता, 2 गलती, तो आंसर में कोई गलती नहीं होती। तो कभी कभी हम इवन गलती अगर करेंगे, इवन टाइम्स गलत करेंगे, जैसे अभी तुम फिजिक्स पढ़ोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम ये सब बनाना सिखाया जाएगा।
तो मान लो गलत फोर्स डायरेक्शन ले लिया, एक बार लोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन 2 बार गलत कर दोगे तो सही भी होने की चांस है अगर नलीफाई हो रहा है, ठीक है। बट जोक्स अपार्ट, हम लोग एक बार भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 2 बार गलत करने की प्रोबेबिलिटी लो होती है, एक बार करने की ज्यादा होती है, ठीक है, क्लियर। सो द आंसर वुड बी 1/64, द आंसर वुड बी 1/64। हाँ, अब मुझे तुमसे कल की जो 2 क्लासेस हुई है, लास्ट 2 क्लासेस, उसमें मैं बार बार कह रहा था कि 2-3 मुश्किल सवाल हैं जो मैं अभी नहीं तुम्हें करा रहा हूं, आज वो करा देता हूं, ताकि फ्राइडे को हम लोग फ्रेश स्टार्ट करें और फिर उसके बाद अग्रिमा और खुशी भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे एक एक क्लास में, ठीक है, क्लियर, ओके। अब उस सवाल को पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं थोड़ा सा एक और फंडा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आप लोग टेलीस्कोपिक सीरीज से तो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, टेलीस्कोपिक को तो पहचानते ही हैं, ओके। मान लो आपको ये एक ऐसा कुछ सीरीज मिला, 1 2 4 8 16 32 64 n टर्म्स है, अप टू n टर्म्स। तो इस सीरीज को पहचान पा रहे हो, क्या है ये, क्या है ये? सर, इट स्टार्ट्स विथ 2 to the power 0, then 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, और nth टर्म क्या होगा? 2 to the power n minus 1, 2 to the power n minus 1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, गौर से देखो, ये जो 2 to the power 0 है, विच इज 1, क्या मैं इसको 2 to the power 1 minus 2 to the power 0 लिख सकता हूं? देखो सही है, ओके। और सर इसको मैं 2 to the power 2 minus 2 to the power 1 लिख सकता हूं, सही है। और इसको मैं 2 to the power 3 minus 2 to the power 2 लिख सकता हूं, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो बताओ, TR को मैं 2 to the power R minus 2 to the power R minus 1 लिख सकता हूं? कौन दिख रहे हैं? बड़े भैया, छोटे भैया, दोनों दिख रहे हैं? तो SN बताओ क्या होगा? यही होता है ना, ओके। तो जब भी 2 4 8 16 30 मतलब 2 की पावर्स दिखेगी, तो आप इस बात को समझ सकते हो कि टेलीस्कोपिक लगाया जा सकता है, ठीक है, टेलीस्कोपिक, ये आइडिया मैं देना चाह रहा था, ठीक है। इन सबको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और डिटेल में समझेंगे, बट टेलीस्कोपिक आप देख रहे हो बड़े काम की चीज है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़े बिना भी आपको ये सीरीज समझ में आ गया कि इसका सम क्या होगा, ठीक है, ओके। चलो ये खेल इस पे कर देते हैं, 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, कहां तक जा रहा है? 3 to the power n minus 1, ठीक है। अब इसको मैं, अगर मैं TR लिखूं, तो TR मैं कह सकता हूं 3 to the power R minus 1, बट द क्वेश्चन इज कि सर इसको मैं एज ए डिफरेंस लिख सकता हूं कि नहीं, और वो भी एज ए सिक्वेंशियली रैंक्ड ऑर्डर में डिफरेंस में लिख सकता हूं कि नहीं। तो 2 को तो लिख पा रहे थे, क्या 3 को लिख सकते हैं? देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आप गौर से देखोगे, दिस इज नथिंग बट 1, और मैं अगर 3 to the power 1 minus 3 to the power 0 कर रहा हूं, तो क्या मिल रहा है मुझे? 2, बट क्या लिखा हुआ है? 1, तो थोड़ा सा होल्ड करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? 3, 3 स्क्वायर माइनस 3 1, क्या आया? 6, फिर से 3 नहीं आया, 6 आया, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। यहां आते हैं, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, क्या आया? 18, नहीं आया। लेकिन कुछ आता हुआ दिख रहा है क्या?
डबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? अब ठीक लग रहा है, अब लग रहा है ठीक कि नहीं लग रहा है ठीक? पक्का? तो 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? तो लिख दिया ना बड़े भैया छोटे भैया के फॉर्म में। कैसे सर? हाफ कॉमन ले लिया, लिखा गया। तो फिर एसएन क्या होगा? हाँ सर, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाँ सर, इसे भी लिखा जा सकता है। अभी तुम देखोगे क्वेश्चन में कैसे आता है, फिर तुम्हारा माइंड गूगली खाएगा कि अरे ऐसे भी सोचना है। तो एट द सेम टाइम कोई बोलेगा कि क्या नेचुरली ऐसे सोचा सकता है, तो डेफिनेटली नहीं, पहली बार में नहीं सोच पाओगे, बट विथ टाइम यू वुड बी एबल टू। ठीक है, चलो एक और दिखाता हूं। ये क्या हो रहा है? 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। nth टर्म क्या होगा? सॉरी, है ना? 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, तो 2 to the power n। अच्छा, एक कहानी सुनना है। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। सुना इनकी कहानी? नाम सुना है? तो जब ये ना 3-4 साल के थे, तो वो अपने पिताजी के कैलकुलेशंस में एरर बता देते थे। 3-4 साल का लड़का। और जब वो 8-9 साल के हुए, अच्छा कोई बच्चा ना अपनी उम्र से पहले कुछ ऐसी कैलकुलेशंस या ऐसी टैलेंट दिखाना शुरू करता है जो उसके एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसके एज से काफी ऊपर के लोग उस तरीके की सोच रखते हैं, तो उन बच्चों को हम प्रोडिजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडिजी। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस वॉज अ प्रोडिजी। जब वो 7-8 साल के थे, ठीक है, तो उनकी क्लास में 7-8 साल का बच्चा मतलब 3rd-4th, है ना? तो उनके क्लास में उनका जो मैथ्स टीचर था वो आया और बोर्ड पे लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 100। उसने जानबूझ के आके लिखा ताकि वो एक कप चाय या कॉफी, जो भी उसको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए था, तब तक बच्चे जोड़ते रहेंगे। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ऐसे जोड़ते हैं ना। और उनको तो और स्लो रहते हैं, तो उतने देर में वो चाय अपना खत्म कर लेंगे। एट द सेम टाइम बच्चों को पता है क्या करना है, बट वो बोर्ड पे ये क्वेश्चन लिख के जैसे बैठे, वैसे ही गॉस साहब 6-7 साल के हाथ उठाते हैं और बोलते हैं आंसर 5050। अब टीचर बेचारा हक्का बक्का कि कैसे भाई, ये कैसे हो गया? तो कोई बता सकता है क्या हुआ? कार्ल फ्रेडरिक गॉस वाज अ पर्सन जो नंबर्स को बड़े आराम से विजुलाइज कर पाते थे, एज ए फ्रेंड्स देखते थे। एक रामानुजम साहब थे मैथमेटिशियन, जिनके लिए नेशनल मैथमेटिक्स डे, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि वो भी हर एक नंबर्स के साथ उनकी एक अलग रिलेशनशिप थी। हर एक नंबर से वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को जानते थे। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो 7-8 साल का आदमी है, बच्चा है, वो क्या किया, उसने 1 से लेके 100 तक सारे नंबर को अपने रोप पे डाल दिया। तो रोप पे क्या दिख रहा है? 1 2 3 4, एंड में क्या दिख रहा है? 100। उसके बाद उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, रोप को फोल्ड कर दिया। 1 के आगे क्या आ गया? 2 के आगे, 3 के आगे, 4 के आगे, 1 + 100,
2+99, 3+98, और बीच में आया तो देखा 50+51, हर एक पेयर 101, टोटल पेयर 50, 50 into 101, 5050. So I want to tell you this story because अगर हम नंबर को देखने लगे तो आप देखोगे कि आप भी ऐसा सोच सकते थे, आप भी ऐसा देख सकते थे. यू जस्ट नीड दैट आई, है ना. कोई म्यूजिशियन है तो उसके कान में कुछ ऐसी चीजें अरेस्ट होती है जो बाकी लोगों में नहीं होती, जो वो सुनता है और वहां से म्यूजिक निकाल देता है. पेंटर के आंख में कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है उसे जो सिर्फ एक अच्छा पेंटर देख पाता है. पोएट आसपास की चीजों को देख के पोएट्री क्रिएट कर देता है. उसी तरीके से मैथमेटिक्स के लोग होते हैं, वो भी मैथमेटिक्स में उस तरीके की आर्ट को देख पाते हैं. समझ रहे हो. तो तुम्हें भी वो आर्ट सीखना चाहिए, और अगर सीख जाते हो तो काफी यूजफुल हो जाता है. और नहीं भी सीख पाए, उस जर्नी में रहे तो भी काफी अच्छी जगह पहुंच जाओगे. ठीक है. कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चंस, क्या लिखा हुआ है. हाफ, 1/4, 1/8. अगेन पावर का 2 है बट रेसिप्रोकल है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, नंबर रिड्यूस हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 2. अब मुझे इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या करूं मैं. मतलब TR इज 1/2R. TR इज 1/2R. तो क्या किया जाए. इसको मैं लिख सकता हूं 1 - ½ इसको लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं. ठीक जा रहा है. तो इससे मैं लिख सकता हूं 1/2⁻R -1 - 1/2R. राइट और रॉन्ग. और Sn बताओ क्या होगा. 1 माइनस, समझ में आई कहानी. अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो अगर आपको आंख में दिखता है तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप चीजें देखना शुरू करोगे. अब मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखते आओ और देखते हैं कि हम सोच पा रहे हैं कि नहीं. आगे बढ़ो. जब हम टेलीस्कोपिक सीरीज देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर एक टर्म को एज ए डिफरेंस लिख पाऊं. सबसे पहले तो डिफरेंस लिखूं, और डिफरेंस में अगर मैं लिख पा रहा हूं तो दे शुड बी सीक्वेंशली रैंक्ड, मतलब बड़े भैया और छोटे भैया साथ में होने चाहिए. राइट और रॉन्ग. ओके, आगे बढ़ो. चलो, तो सवाल कुछ ऐसा है. ये सब एस्पेक्ट जो मैं भी बता रहा हूँ नंबर्स के साथ, जब हम सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे तो फिर से वो सारी बातें होंगी. तो आप अगर एक बार में कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं तो दैट इज हाउ वी लर्न. वी नेवर लर्न 100% ऑन द वेरी फर्स्ट डे. इट्स अ स्पाइरल प्रोसेस. इट्स अ स्पाइरल प्रोसेस. समथिंग वी लर्न, देन वी लर्न सेकेंड टाइम, देन वी लर्न थर्ड टाइम. राइट. तो इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ घर पे जाके जरूर पढ़ाई करें. tan x/2 sec x, tan x/2 स्क्वायर sec x/2, tan x/2 क्यूब sec x/2 स्क्वायर. पैटर्न पकड़ पाया कोई. तो बताओ nth टर्म क्या होगा. tan x/2 की पावर n. क्यों. क्योंकि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 की पावर n sec x/2 की पावर n - 1. सो नाउ यू गाइज आर कैचिंग द पैटर्न, है ना. तो बेसिक तुमने tn लिखना सीख लिया. ठीक. ओके. अब मुझे जैसे ही मैं ये सीरीज देख रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, तो अब मेरे दिमाग में टेलीस्कोपिक आएगा. दो तरीके से मैं टेलीस्कोपिक सोच सकता हूं. एक, जब इस तरीके की सीरीज होती है तो आपको सर्टेन मेथड्स चाहिए. टेलीस्कोपिक इज वन ऑफ द हैंडी टूल.
एट द सेम टाइम जो x/2 और x की पावर है वो क्या है, 2 के पावर में बढ़ रही है या घट रही है, घट रही है, 1/2 के फैक्टर्स पे जा रही है। तो जैसे ही 2 का पावर दिखे, 3 का पावर दिखे, 1/2 का पावर दिखे, तो मैं टेलीस्कोपिक बाय डिफॉल्ट सोचना भी शुरू कर देता हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया कि हाउ दीज पावर एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड विथ टेलीस्कोपिक सीरीज। तो अगर मैं पहला टर्म लिखूं, पहला टर्म क्या होगा, साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 इंटू कॉस x। ओके, और जैसे ही मैं ये लिखता हूं मुझे याद आ जाता है साइन अपॉन कॉस कॉस, साइन अपॉन, याद आया, साइन a माइनस बी कॉस a कॉस b, क्या आता है, साइन a माइनस बी कॉस a, ठीक। तो द ओनली थिंग आई नीड टू नोटिस कि ये डिफरेंस में आया है कि नहीं आया है, अगर आया है तो काम हो जाएगा और आप देख पाओगे कि सर आ गया है। कैसे, x माइनस x/2 इज, फिर भी आप अपने एक्साइटमेंट को होल्ड करके 2-3 टर्म्स में देखोगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैंने पैटर्न सही पकड़ा या नहीं पकड़ा। तो दूसरा क्या लिखूंगा मैं, साइन x/2 स्क्वायर विच इज x/4 विच इज, और नीचे आएगा कॉस x/2 स्क्वायर कॉस x/2। देखो तो आ रहा है क्या, वन बाई फोर कैन बी रिटन एज 1/2 माइनस 1/4। सर मैच कर गया, टेलीस्कोपिक बन गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने जैसे इसको ब्रेक किया तो इसे मैं कहूंगा लेवल 1 लेवल 2 टाइप के सवाल, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये ऑलरेडी आपके लिए प्लेटर पे सज के आ गया, राइट। आपको बस ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए थी। थर्ड टर्म क्या होगा, अपॉन और nth टर्म क्या होगा, ठीक है। सिंस ये ऑलरेडी आ चुका है तो मुझे बस TR लिखना है और मैं सीधे SN लिखूंगा। इफ आई हैव दिस हैबिट, तो मैं सबसे पहले TR लिखना चाहूंगा, और TR को मैं क्या लिखूंगा, पहले एज इट इज उतार देता हूं, साइन x/2r, क्या लिखा हुआ है, साइन x/2r, तो मैं इसको लिखूंगा साइन x/2 टू द पावर r माइनस 1 माइनस x/2 टू द पावर r। ठीक लिखा, गलत लिखा, सेम थिंग है ना, सेम थिंग नहीं हुआ, सेम ही चीज हुआ ना। ये तुम्हें छोटा लग रहा होगा बट ये बड़ा है, मैग्नीट्यूड में, रैंक में नहीं, मैग्नीट्यूड में ये बड़ा है क्योंकि ये घट रहा है, राइट और रॉन्ग, अपॉन कॉस x/2 टू द पावर r इंटू कॉस x/2 टू द पावर r माइनस 1। ठीक लिखा हूं, गलत लिखा हूं, यही है ना लास्ट टर्म, डिनोमिनेटर यही है ना। ओके, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू कॉस a कॉस b, दिख रहा है, साइन a माइनस बी बाहर आएगा तो कॉस b कटेगा तो बचेगा क्या, tan a माइनस, तो मैं इस पूरी प्रक्रिया को लिख सकता हूं tan ऑफ x/2 टू द पावर r माइनस 1 माइनस tan ऑफ x/2 की पावर r। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। इसे बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, ये बड़ा भाई है और ये, तो बताओ SN क्या होगा, क्या, गलत बोल दिया, क्या होगा, छोटे भाई को n 1 मिलेगा और बड़े भाई को n मिलेगा, यहां पे n आएगा,
यहां पे 1 आएगा. व्हाट इज x बाई 2 टू द पावर 0? तो आंसर होगा tan x माइनस x बाई 2 की पावर n, है ना. छोटा भाई n r इज इक्वल टू 1 लेगा और बड़ा भाई r इज इक्वल टू n लेगा. ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था. द ओनली थिंग यू नीड टू नोटिस कि तुम इस दो चीज जानते हो कि नहीं. हाफ के पावर्स को एज ए सीक्वेंशियली रैंक डिफरेंस लिखना जानते हो कि नहीं. मैं बार बार कह रहा हूं टेलीस्कोपिक सीरीज मुश्किल तभी होता है जब आप उसको डिफरेंस में नहीं लिख पाते, क्योंकि सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या होता है, डिफरेंस में लिखना. एट द सेम टाइम इस सवाल को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं थी, आंखों के सामने सजा के दी गई थी. अब जो आगे के सवाल होंगे वो थोड़े से और चैलेंजिंग होंगे. ठीक है, इसलिए मैं इसे कह रहा था कि ये थोड़ा सा आसान सवाल है. चलो आगे के सवाल देखते हैं. 2 और सवाल करूंगा एंड वी आर डन. ठीक है, चलो ये सवाल देख लो. कोसेक x कोसेक 2x कोसेक 4x, तो बताओ nth टर्म क्या होगा. कोसेक 2 की पावर n माइनस 1 x. ठीक है, ओके. अब मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन 2x, 1 अपॉन साइन 4x. बाद में देखेंगे nth टर्म क्या होगा. ठीक है, अब मुझे इसको साइंस ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी लिखना है, तभी मैं टेलीस्कोपिक पे क्रिएट कर पाऊंगा. अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, बट साइन साइन से ही तो कर रहा हूं और सेम ही से करना होगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी चालाकी करूंगा और यहां पे लिखूंगा जो भी होगा साइन डिफरेंस आना चाहिए. साइन डिफरेंस आना चाहिए किसका, x का और जिसका, और किसका सर, साइन d का ही. तो मतलब सर d शुड बी इक्वल टू x माइनस डी. d शुड बी इक्वल टू, मतलब d शुड बी इक्वल टू x बाई 2. d शुड बी इक्वल टू, तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन x बाई 2 साइन x बाई 2. क्यों, क्योंकि मैं फिर लिख पाऊंगा एज ए डिफरेंस. तो इस सेम लॉजिक से मुझे यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन x साइन x. यहां पे क्या करना पड़ेगा, साइन 2x साइन 2x. याद करो हाफ एंगल से ब्रेक करने के लिए हाफ एंगल की प्रयोग करते थे, याद आया. तो मुझे क्या करना चाहिए यहां पे, तो मैं ये हटा दूं. क्यों मैं साइन x बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लियर. क्योंकि मुझे ऊपर साइन डिफरेंस अपॉन साइन ए भी लिखना है, साइन ए साइन भी लिखना है, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन भी लिखना है. यहां पे मैं किस्मत अच्छी इसलिए क्योंकि उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. तो डिफरेंस शुड बी इक्वल टू डिफरेंस दैट नंबर. क्योंकि जो चीज मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूं वही चीज नीचे मल्टीप्लाई करना होगा. समझ में आ गया. तो थोड़े देर के लिए इसे b मान ले, थोड़े देर के लिए इसे b मान. तो ऊपर तो चाहता है x माइनस बी, और बाय स्ट्रक्चर x माइनस बी शुड बी इक्वल टू b. तो b इज x बाई 2. अंडरस्टूड. अगर तू यहां साइन b करेगा ऊपर साइन a माइनस बी को तो गलत हो गया ना मैथमेटिकली. डिनोमिनेटर में कुछ और मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में कुछ और मल्टीप्लाई किया. बैलेंसिंग होता है ना, बैलेंस करना होता है ना. तू कुछ भी तो नहीं मल्टीप्लाई करता है, राइट. इसलिए तू यहां पे साइन भी करेगा तो ऊपर साइन x माइनस बी करेगा, और x माइनस बी शुड बी इक्वल टू b. तो b मतलब क्या हुआ, x बाई 2. तो मैं b के खेल में क्यों फंसू, सीधे x बाई 2 लिख देता हूं. सीधे ये देखो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, एक बार में नहीं समझ में आएगा. मैं अभी तुम्हें टॉर्च उठा के सितारे दिखा रहा हूं, इसे तुम्हें इंटरनलाइज करने के लिए बार बार इस सितारे को देखना पड़ेगा. ठीक है, और जहां जहां मैं जानबूझ के डिफिकल्ट इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग उतना घबराए नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है. तो ठीक है, इस फीलिंग को अपने डे टू डे लाइफ में ले आओ कि कोई चीज मुश्किल लग रही है
तो भागना नहीं है। आई डोंट हैव टू बी अ क्विटर, आई हैव टू फेस इट। आप उसी चीज से भागोगे जो चीज आपको डराएगी, और आप किसी चीज से भाग गए तो जिंदगी भर भागना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिए, है ना। तो भागना नहीं है, किसी भी चीज का डर खत्म किया जाता है उसको फेस करके, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ डेविल्स एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट, है ना, ठीक है। आप दोनों परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्लियर। एंड यू नीड टू कम अलोन, बोथ ऑफ यू। सागर, खुशी एंड अग्रिम, आप लोग मिले थे कल कि भाग गए थे? अभी भागना नहीं है, ठीक है। बस 1 हफ्ते 10 दिन में यू विल बी इन द क्लास, ठीक है। और आप देख ही रहोगे इन लोगों को कुछ याद नहीं है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ो। तो यहां पे मुझे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए? साइन एक्स से। और यहां पे मुझे साइन, अगर आप गौर से देखो तो मैं साइन एक्स बाई 2 नहीं लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा? साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2, क्या लिखूंगा? लिख सकता हूं। और मैं यहां पे साइन एक्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? साइन, और मैं यहां पे साइन 2x नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? साइन 4x माइनस 2x, ठीक है। nth टर्म बाद में छोड़ दो, बाद में देख लेंगे nth टर्म को, है ना। पहला 3 टर्म्स पकड़ा गया तो nth टर्म अपने आप पकड़ा जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। साइन a माइनस b क्या होता है? साइन a कॉस b, तो साइन x कट जाएगा, कॉट x बाई 2 माइनस कॉट x, सही बोल रहा हूं? पहला टर्म यही हो गया। दूसरा टर्म कॉट साइन 2x कॉट x माइनस कॉट 2x, सही बोल रहा हूं? हाँ। तीसरा टर्म साइन 4x तो कॉट 2x माइनस कॉट 4x, सही बोल रहा हूं? तो अब मैं सीधे टीआर लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे साफ दिख रहा है कि मैंने इसको बड़े भाई माइनस छोटे भाई के फॉर्म में लिख दिया है। तो टीआर क्या होगा? देखो, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, तो माइनस के आगे लगा रहा हूं कॉट 2 टू द पावर r माइनस 1x, सही बात है, देख रहे हो ना? 1 2 4, ठीक है। अब गौर से देखो, हाफ 1 2, अभी भी डबल हो रहा है लेकिन स्टार्ट कर रहा है 1 यूनिट पहले से स्टार्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कॉट, ये हो गया कॉट 2 टू द पावर r माइनस 2x, सही है। समझ में आया या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, अगर 2 टू द पावर 0 था तो ये क्या है? 2 टू द पावर माइनस 1। ये 2 टू द पावर 1 था तो ये क्या है? 2 टू द पावर 0। ये 2 टू द पावर 2 था तो ये क्या है? 2 टू द पावर 1। 2 टू द पावर 3 के साथ क्या आएगा? 2 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर n के साथ क्या आएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1। 2 टू द पावर n माइनस 1 के साथ क्या आएगा? 2 टू द पावर n माइनस 2, ठीक है, क्लियर। अब बताओ इसे बड़े भाई कौन है, छोटा भाई कौन है? बड़ा भाई ये r माइनस 1 को छोटा करने की आदत है ना, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि तुमको वो भी देखना है कि उधर r माइनस 2 लिखा है, उधर क्या लिखा है। तो बताओ Sn क्या होगा? छोटा भाई इसको किससे रिप्लेस करेंगे? r इज इक्वल टू 1 से। ये क्या बन जाएगा? कॉट x बाई 2, कॉट समझ में आया? क्लियर? नुआंस से समझ रहे हो? ओके, ठीक। दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुश्किल होता है ऐसे सवाल को सोच पाना, ठीक है। तो कोई सवाल सोच पाना मुश्किल होता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो नहीं करेंगे, इसका मतलब वो और करने की आवश्यकता है, ताकि एग्जाम में आए तो मैं तुरंत अटैक कर दूं। अच्छा, इन सब सवालों को अगर सोच लिया ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इन सब सवालों को अगर सही सोच लिया तो देखो ना, ज्यादा टाइम कहां लगा, जो भी दिमाग लगा दिमाग में सोचने में लगा, उसके बाद तुरंत खट 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 आंसर, ठीक है।
अब सोचो कोई बच्चा टेलीस्कोपिक को ही खोलना नहीं जानता, वो क्या करेगा? वो तो मर ही जाएगा, नहीं है ना? और कोई साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी नहीं जानता है, तो उसके लिए क्या है भाई? कौन सा अरबी फारसी हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना? समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन, फिर मुश्किल सवालों का सिलसिला बंद करेंगे और हम लोग शांति की सांस लेंगे। चलो, साइन एक्स सेक 3x प्लस साइन 3x सेक 9x प्लस साइन 9x सेक 27x। बताओ nth टर्म क्या होगा? साइन, पहले तो साइन और सेक लिख लो, है साइन और सेक तो होगा ही। हाँ, x 3x 9x 3 टू द पावर, अच्छा जिसको पता है 3 का, तो उसे पता है कि कहानी क्या था 3 का, क्या था कहानी 3 का? हाफ आ जा रहा था, है ना? और सेक के साथ क्या आएगा? 3 की पावर, ठीक है? यहां तक समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्यों? 3 9 27, तो 3 टू पावर, अच्छा वो जगह नहीं था इसलिए लिखा गया वहां पे, ये ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक है? अब ठीक है? हाँ चलो, अब बताओ मुझे कि साइन और सेक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हर कोई जानता है, क्या करना चाहिए? साइन एक्स अपॉन कॉस 3x, फिर क्या होगा? साइन 3x अपॉन कॉस 9x, साइन 9x अपॉन कॉस 27x, है ना? nth टर्म बाद में लिखेंगे, है ना? अब हमें 3 टर्म्स लिखना आ गया, तो nth टर्म अपने आप लिखेंगे। अब मुझे यह पता है कि बार बार मुझे पता है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस कॉस होता है, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस कॉस होता है। यहां पे कॉस है, एक कॉस मिसिंग है, एक कॉस, और जो चीज नीचे कॉस लिखेंगे ऊपर भी कॉस डालना पड़ेगा, सेम ही। तो ऊपर साइन ए माइनस बी के बदले साइन कॉस आ जाएगा। तो क्या साइन कॉस को सिंगल साइन बनाया जा सकता है? कैसे? अगर एंगल सेम होगा। अगर एंगल, तो देखो स्ट्रक्चर ही तुम्हारी मदद कर रहा है, स्ट्रक्चर ही डबल एंगल के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। तो मतलब सर साइन एक्स को अगर मैं कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूं, साइन एक्स को अगर मैं कॉस एक्स, देखो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद मैथ्स अपने आप आपकी मदद करना शुरू कर देता है। तो नीचे भी कॉस एक्स लाना पड़ेगा, और जैसे ही आप नीचे कॉस एक्स लाओगे आपको स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाएगा। आप ऊपर 2 मारोगे ऊपर, तो नीचे भी 2 लेना होगा। ये क्या बन गया? साइन 2x। थोड़े देर में आएंगे, बट ये अभी तक हमने मैथमेटिकल मिस्टेक, हो सकता है ये मेथड गलत हो सकता है हमारा काम ना बने, लेकिन एटलीस्ट अभी तक कोई गलती तो नहीं की है। सो वी नीड टू मूव टू द सेकेंड टर्म, साइन 3x कॉस 9x। फिर से मुझे क्या करेंगे? कॉस 3x कॉस 3x 2 2, फिर कॉस 9x कॉस 9x 2 2। इतना तो समझ में आ रहा है? इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग मतलब क्या होता है? जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ना बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, अप्रोचेज होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कोई बोलते हैं ना कि नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, तो दुनिया इधर से उधर जाए तुम नहीं कर पाओगे सॉल्व, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग पॉइंट ही कह दिया मेरे से नहीं होगा।
लेकिन कई बार तुम नोटिस करोगे जो सवाल तुम शुरू में देखे थे शायद तुम्हें नहीं कॉन्फिडेंस था, लेकिन तुमने बोल दिया कि कर देंगे, तो फिर उसके बाद तुम स्लीव्स अप करके कूद जाते हो और इवेंचुअली कर देते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत ही बड़ा फंडा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू विशफुल थिंकिंग, कि हम कर देंगे और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है। जैसे मैं क्या बोला था कल कि तुम लोग सबको मैं जापान सिंगापुर ले जाऊंगा, ये मेरा विशफुल थिंकिंग है और मुझे इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को, तो मुझे लगता है मैं कर दूंगा, इसलिए रोज तुम लोगों को कभी प्यार दूंगा, कभी कुछ दो चार कड़ी भाषा यूज करूंगा, है ना, बट 2 साल तक अगर लगे रहें तो कर लेंगे, तो मुझे पता है कर लेंगे, तो मैं चाहता हूं तुम लोग कर लो, ठीक है। अच्छा, अब ये करते ही तुम देखोगे कि अरे सर सॉल्व हो गया, अब तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? सर पहला टर्म लिख दो sin 2x, क्या लिख दो, नीचे 2 को अकेला छोड़ दो, cos 3x cos x, और देखोगे 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू, अरे सर पकड़ाया, क्या हुआ, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू, लेकिन अभी खुश नहीं होना है, दुनिया को चिल्लाना नहीं है, बेवकूफ लगोगे, तो आगे 2-3 टर्म्स और देख लेते हैं। ओके, sin 6x अपॉन 2 cos 9x cos, अरे सर 9x माइनस 3x इज 6x, फिर से पकड़ा गया, फिर से अरे सर पैटर्न पकड़ा गया, पैटर्न, तो द ओनली थिंग आई नीड टू डू इज राइट इन टर्म्स ऑफ टी आर, राइट इन टर्म्स ऑफ, सो सर टी आर लिखते हैं, टी आर, सर टी आर होगा साइन 2 6 18, क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 2 इंटू 9 2 इंटू 27, ओके सर, दिस इज 2 इंटू 3 to the power n minus 1 x, समझ में आया, नहीं समझ में आया, 2 1s are 2 2 3s are 6 2 9s are 18 2 27s are 54 1 9 1 3 9 27, 3 का पावर और 3 का एक पावर कम आ रहा है, ठीक, अपॉन 2 3 9, ये तो बहुत आराम से क्रैक हो रहा है, फिर ये यही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1 3 9, मतलब ठीक है, क्या हम लिख पा रहे हैं साइन ए माइनस बी के फॉर्म में, हाँ सर, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस ओनली, अभी किया था ना, क्या था ना, हाँ सर, अब वो नहीं दिखा था, तुम बोलते सर आप ऐसे कैसे सोच सकते हो, ये तो चीटिंग है, हम तो ऐसे सोच ही नहीं सकते हैं, दिखा रहा हूं और सोचने की शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो नाउ आई कैन राइट द न्यूमरेटर एज साइन ऑफ 3 to the power nx minus 3 to the power n minus 1x upon cos 3 to the power nx cos 3 to the power n minus 1x, आ गया, व्हाट इज, अच्छा हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन है, अच्छा छोड़ो इसको, हाफ यहां पे नहीं लिखूंगा मैं, इसको यहां पे छोड़ो, इसको यहां पे छोड़ो, यहां पे 2 कर दो, ठीक है, बाद में कर देंगे, समझ में आया, ओके। अब बड़ा भाई छोटा भाई का फॉर्म क्या आएगा, साइन ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, क्या होता है, साइन ए कॉस बी कट जाता है, tan ए माइनस tan बी, tan 3 to the power nx माइनस tan 3 to the power n माइनस 1x, यही होगा ना, साइन 3 to the power nx आके cos 3 to the power nx से tan 3 to the power nx बनेगा और cos काट देगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब तो आपके लिए SN लिखना बहुत आसान हो गया है,
क्योंकि सर टी आर जो है मेरा वो है हाफ ऑफ tan 3 to the power n x माइनस tan 3 to the power n माइनस 1x, यही है ना? तो Sn बताओ क्या होगा? हाफ कॉमन रह जाएगा। बड़े भैया कौन है? तो ये रह जाएंगे। अच्छा R लिखा है ना, तो इसको R कर लो। तो R को किससे रिप्लेस करोगे? n से। सो tan 3 to the power nx माइनस R को किससे रिप्लेस करोगे? 1 से, tan x। बहुत मुश्किल था सोचना। इट वॉज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एडवांस लेवल प्रॉब्लम। इनफैक्ट एडवांस के भी मुश्किल सवालों में आएगा ये। तो कहीं ना कहीं जब जेई एडवांस एग्जाम दोगे और इस तरीके के सवाल पहली बार देखोगे, तो देर इज अ वेरी वेरी माइन्यूट चांसेस दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल के लिए हमें एपेटाइट बनाना होता है। ठीक है, अब इस आइडिया पे सवाल आए और नहीं कर पाओ तो बेवकूफी होगा, क्योंकि देयर वुड बी 100 और 500 स्टूडेंट्स हु वुड बी एबल टू डू इट। तो कंपटीशन उनसे भी है ना? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ठीक है, so let's call it a day now. So next class will start graph. So what you need to do, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की बारे में स्टार्ट की थी, जहां पे डेफिनेशन की बात की थी, नॉट क्लास 10 बट 11 की, जहां पे हमने 0 से 360 डिग्री के सारे वैल्यूज देखे थे, उस यूनिट सर्कल को अच्छे से देख के आना, क्योंकि उसके फाउंडेशन पे पूरी क्लास, मतलब साइन a प्लस बी से पहले जितनी भी चीजें मैंने कराई थी उसको अच्छे से देख के आना। ठीक है, दैट विल रियली हेल्प यू मास्टर द लास्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फेज 1। ठीक है।